अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 8वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसार राशिद अख्तर 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। जो आज 8वीं जमात के इंग्लिश के इस नए वीडियो में देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक है यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। ये वीडियो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। आप इस वीडियो को BMC एजुकेशन उर्दू मीडियम स्टैंडर्ड 8 इस चैनल पर देख रहे हैं। 3rd यूनिट का सेकंड चैप्टर द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे वार्मिंग अप एक्टिविटीज से। वार्मिंग अप एक्टिविटीज, जैसा कि इससे पहले भी आपसे कहा गया, ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें चिट चैट के नाम पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। उन पॉइंट्स में कभी क्वेश्चंस होते हैं या कोई एक्टिविटीज होती हैं। जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उनकी मदद से जब हम उसको कंडक्ट करते हैं या उन क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं, तो ऐसा करने से हमारा इंग्लिश इम्प्रूव होता है। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारी फ्लुएंसी, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा परफेक्शन, ये तमाम चीज़ें बेहतर होती हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, पेयर में करने वाले काम हैं, तो आपको इन सब को बहुत दिलचस्पी से करना है ताकि आपका लैंग्वेज इम्प्रूव हो सके। चिट चैट में हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक एक करके क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू लिसन टू म्यूजिक ऑब्लिक सॉन्ग्स, है ना। ऑब्लिक का मतलब होता है और। So, do you like to listen to music or songs? एक ये yes no क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी ना किसी तरह से सॉन्ग्स सुनते ही रहते हैं ना। म्यूजिक इतना पसंदीदा अमल नहीं है, लेकिन सॉन्ग्स से यहाँ पर अलग अलग किस्म के सॉन्ग्स होते हैं। तो you can say like I like to listen to songs, I like to listen music। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, what type of songs do you sing? ना देखिए, अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन में लिसन दिया हुआ था, सेकंड क्वेश्चन में सिंग पूछा हुआ है कि किस तरह के गाने, कौन से किस्म के गाने आप गाते हो। So here we can have different answers। कोई कहेगा कि I sing religious songs। ऐसा होता है ना, जो बच्चे नात वगैरह पढ़ते हैं, हम्द पढ़ते हैं, तो वो क्या कह सकते हैं कि I sing religious songs। इसके अलावा स्कूलों में हमारे यहाँ पर जैसा अभी जनवरी का महीना चल रहा है, तो 26 जनवरी को हम हुब्बुल वतनी के गीत गाते हैं, है ना, जिसमें हम अपने मुल्क की तारीफ करते हैं, उसके लिए कुर्बानी देने वालों को याद करते हैं, उसकी अजमतों को बयान करते हैं। तो वो भी एक किस्म का सॉन्ग होता है। सो हियर वी कैन से आई सिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, आई सिंग नेशनल सॉन्ग्स। ओके, इस तरह के अलग अलग सॉन्ग्स हम वहां पर कह सकते हैं।
The next है who is your favorite singer? Who is your favorite singers? बहुत सारे सिंगर्स होते हैं. So who is your favorite? आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? Now here we can have different answers. कोई कहेगा कि my favorite singer is Arijit Singh. Somebody will say my favorite singer is Honey Singh. ना कोई कहेगा कि फीमेल सिंगर्स के नाम हम बता सकते हैं, राइट? कोई कहेगा कि मुझे कुछ नात गो जो है वो बहुत पसंद है ना. माय फेवरेट सिंगर इज जुनैद जमशेद. इस तरह से हम अलग अलग सिंगर्स के नाम बता सकते हैं. आंसर किस तरह बनेगा? माय, देखिए यहाँ पर जो योर दिया हुआ है उसकी जगह पर माय हो जाएगा. माय फेवरेट सिंगर, और ये जो हेल्पिंग वर्ब इज है वो लास्ट में आएगा और उसके आगे फिर कोई नाम बताना है. माय फेवरेट सिंगर इज लता मंगेशकर. माय फेवरेट सिंगर इज सोनू निगम. इस तरह हम किसी सिंगर का नाम वहां पर बताएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू यू सिंग? आप कब गाते हैं? कब गाते से मुराद आप किस मौके पर गाते हैं? तो किस मौके पर, जैसे अभी हमने कहा कि हम किसी कंपटीशन में गाते हैं या फिर किसी फंक्शन में गाते हैं, तो यहाँ पर वो आंसर हो जाएगा. तो हमारा आंसर क्या बनेगा? आई सिंग एट द टाइम ऑफ कॉम्पिटिशन. आई सिंग एट द पॉइंट ऑफ सम प्रोग्राम, सम फंक्शन. ओके, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा. तो ये जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे. अब आते हैं उसी सिंगिंग से जुड़े हुए एक दूसरे टॉपिक पर. इसका टाइटल है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी म्यूजिक में इस्तेमाल होने वाले आलात कहते हैं. आलात मीन्स सामान. तो मौसीकी के आलात कौन कौन से हैं? जैसे ही हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं तो आपके जहन में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आ गए होंगे. यहाँ पर हमें ग्रुप में उसे दो पार्ट में समझने के लिए कहा हुआ है. एक है इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा है वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. इंडियन और वेस्टर्न के हमें 5-5 एग्जाम्पल बताने हैं. तो यहाँ पर हमने आपके लिए 5 एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं. हमने कोशिश की है कि उनकी तस्वीर भी आपके सामने पेश की जाए ताकि आप उन चीज़ों को देखकर उनके नाम के साथ साथ उनकी तस्वीर को देखकर उसे याद रख सकें. इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले हमारे सामने है तबला. तबला आपने देखा होगा इस तरह से 2 छोटे छोटे ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको उंगलियों और हथेली की मदद से बजाया जाता है, जिसके जरिए से रिदम पैदा होता है. तबला के बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे सामने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सितार. सितार इस तरह से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें तार लगे हुए होते हैं और उन तारों को तरतीब से हिलाने पर उसमें से मौसीकी निकल रही होती है. आगे है नेक्स्ट में फ्लूट. फ्लूट यानी बांसुरी, है ना. बांसुरी आप कभी दादर स्टेशन से गुजरेंगे तो वहां पर एक नाबीना शख्स है और वो बांसुरी में मुख्तलिफ धुनें बजाता रहता है, राइट. इसी तरह फ्लूट के बाद नेक्स्ट है शहनाई. शहनाई आमतौर से शादी के फंक्शन वगैरह में बजाई जाती है, जो कि एक शाही साज है ना. उससे महलों में बजाया जाता था. उसके बाद और दीगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अगला है हारमोनियम. हारमोनियम इस तरह से जमीन पर बैठकर, आपने कभी कोई कव्वाली देखी हो तो कव्वाली में हारमोनियम बजाते हुए दिखाते हैं. इस तरह ये हारमोनियम होता है जिस पर कीबोर्ड्स बने हुए हैं जिसकी मदद से मुख्तलिफ म्यूजिकल आवाजें निकल रही होती हैं.
ये तो 5 हमने यहाँ एग्जाम्पल लिए। इसके अलावा और भी हैं, जैसे ढोल है, उसके अलावा एक तारा होता है ना, और भी बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 5 लिखना था तो हमने 5 एग्जाम्पल लिया हुआ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। वेस्टर्न में भी हम तबले की तरह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कोंगा कहते हैं, जो कि इस तरह स्टैंड पर रखा होता है और बजाने वाला शख्स खड़े होकर उसे बजा रहा होता है ना। देखिए, तबला जो होता है उसे जमीन पर बैठकर बजाते हैं, कोंगा खड़े होकर बजाया जाता है। उसके अलावा गिटार, देखिए अभी हमने सितार की तस्वीर देखी थी, उसमें भी तार लगे हुए थे, लेकिन सितार जो होता है वो वजनी होता है, यानी उसे हाथों में उठाकर नहीं रख सकते, बल्कि उसे जमीन पर रखकर बजाया जाता है। उसी की वेस्टर्न शक्ल है गिटार। गिटार वजन में हल्का होता है, जिसे हाथ में लेकर खड़े रहकर भी बजाया जा सकता है। देन नेक्स्ट है वायलिन ना। आपने बचपन में जब अल्फाबेट हम पढ़ रहे होते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर वी के लिए हम कहते हैं वी फॉर वायलिन ना। वायलिन इस तरह से उसमें भी तार होते हैं, लेकिन उसे उंगलियों से ना बजाते हुए उसके साथ जो उसका एक स्टिक होती है उसके जरिए बजाया जाता है। वायलिन के बाद नेक्स्ट है सैक्सोफोन। सैक्सोफोन एक किस्म का बाजा होता है ना, जिसमें देखिए बहुत सारे उसमें स्विच दिए हुए हैं, और ये मुंह से बजाने वाला माउथ ऑर्गन है ना, जिसको हवा के जरिए से, जिस तरह से बांसुरी या शहनाई थी, वैसे ही यहाँ पर सैक्सोफोन है जिसको मुंह के जरिए से ब्लो करते हैं, फूंकते हैं और फिर उसको बजाया जाता है। सैक्सोफोन के अलावा लास्ट में है पियानो। पियानो इस तरह का, जिस तरह से हारमोनियम था कि हारमोनियम को बैठकर जमीन पर बजाते हैं, पियानो इस तरह से स्टैंड पर लगा होता है। पियानो को कीबोर्ड भी कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने, जहां पर हम देख रहे हैं कि सम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न ओरिजिन। ठीक है, अब ये हमें क्यों यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बताए जा रहे हैं, क्यों हमें सिंगिंग के बारे में पूछा जा रहा था, तो उसकी चैप्टर जिसका टाइटल है द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, यानी जिसे हम यूं कह सकते हैं कि गानों में सबसे बेहतरीन गाना ना। गानों का इसका मीनिंग क्या होता है, गानों का गाना। गानों का गाना मतलब क्या, कि जो जिस चीज में वो सबसे बेहतर हो, तो उसके लिए इस तरह से ये फ्रेज यूज करते हैं, द सॉन्ग ऑफ द सॉन्ग। चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक पैराग्राफ हमारे सामने आ रहा होगा, ठीक है, और फिर उसकी मदद से हम समझेंगे। Slowly, gently, the exhausted musician laid his tanpura on the carpet. The exquisite strains of Rag Darbari still vibrated within the hall. क्या कह रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में कि slowly, gently, the exhausted musician ना। म्यूजिशियन वो भी कैसा म्यूजिशियन, एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ है। थके हुए म्यूजिशियन ने लेड हिज तानपुरा ऑन द कारपेट, अपने तानपुरा। तानपुरा इस तरह से, अभी हम सितार देख रहे थे, सितार की तरह से एक ये तानपुरा होता है। तानपुरा और सितार थोड़ा अलग अलग है, लेकिन वो एक ही तरीके से नजर आ रहे होते हैं। तो तानपुरा को उन्होंने कारपेट पर रखा, यानी जो कालीन बिछा हुआ था उस पर रख दिया। और किस तरह से रखा, स्लोली जेंटली ना, आहिस्ता से और बिल्कुल आराम से उसको संभाल कर नीचे रख दिया। द एक्विजिट स्ट्रेन्स ऑफ राग दरबारी, ठीक है। स्ट्रेन्स कहते हैं सुरों की आवाज को, है ना। राग दरबारी जो ये किस्म का सुर है, आपने नाम सुना होगा, 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा, इस तरह से
तो उसमें अलग अलग किस्म के सुर हैं जो अलग अलग मौके से गाया जाता है। दरबार में एक खास किस्म का जो सुर है उसे सिंगर्स पेश करते हैं, उसे राग दरबारी कहा जाता है। तो राग दरबारी की जो सुरीली आवाज है वो अब भी हॉल में गूंज रही थी, यानी जिस हॉल में राजा के सामने वो लोग अपना तानपुरा बजा रहे थे, उस पर जो है तो म्यूजिक पैदा कर रहे थे, वो आवाज अब भी उस हॉल में गूंज रही थी। अब ये सीन चल रहा था अकबर के महल में। जो एम्परर अकबर है, जो मुगल रिजिम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर रहे हुए हैं, एम्परर अकबर, उनके दरबार में ये वाकया हो रहा है। एम्परर अकबर लुक्ड अप, हिज आईज लिट विद एडमिरेशन। ना एडमिरेशन कहते हैं, ये एडमिरेशन ये वर्ड बनता है एडमायर से। एडमायर ये वर्ब है जिसका मीनिंग होता है तारीफ करना, ठीक है। तो हिज आईज लिट विद एडमिरेशन, उसकी आंखों में एक तारीफ वाली चमक नजर आ रही थी, है ना। आंखें लिट होना, लिट का मतलब होता है रोशन हो जाना, रोशन से मुराद यहाँ पर आंखों में चमक थी। किसकी आंखों में? एम्परर अकबर लुक्ड अप, जब एम्परर अकबर ने उनके तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक तारीफ वाली चमक नजर आ रही थी, यानी वो उनसे खुश था। वंडरफुल, he said, superb, I listen to you every day, but I can't seem to have enough. क्या कहा उसने? पहले उसने कहा वंडरफुल, है ना। वंडरफुल यानी लाजवाब, हैरत अंगेज। जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं तो उस वक्त हम उसे वंडरफुल कहते हैं ना। आगे उसने क्या कहा? सुपर, सुपर मीन्स शानदार, बहुत ही अच्छा। तो उसने दो तारीफें की, वंडरफुल और सुपर। और फिर आगे कहा आई लिसन टू यू एवरी डे, कि मैं तुम्हें रोजाना सुनता हूं, बट आई कांट सीम टू हैव इनफ, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और ज्यादा चाहिए। टू हैव इनफ का मतलब होता है जैसे हम लोग खाना खा रहे हों तो और खाना खाते वक्त हमारा पेट भर जाता है ना, तो उसे कहते हैं टू हैव इनफ। नहीं भरा है तो हम कहेंगे नॉट हैविंग इनफ ना। यहाँ पर म्यूजिक के बारे में कह रहे हैं कि तुम्हारी म्यूजिक मैं रोज सुनता हूँ, लेकिन वो जो सुनने का शौक है वो मेरा बाकी रहता है, यानी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और म्यूजिक सुनना चाहिए। कौन कह रहा है? द एम्परर अकबर कह रहे हैं। तो आपको पता है उनके दरबार में म्यूजिक बजाने वाले म्यूजिशियन थे तानसेन। तानसेन bowed in silent gratitude। bowed, B-O-W, बो का मतलब होता है झुकना। तो राजा के दरबार में लोग अदब से झुककर राजा को सलाम कर रहे होते हैं। राजा ने जब इस तरह से तारीफ की, एम्परर अकबर ने जब तानसेन की तारीफ की, तो तानसेन ने झुककर उनका ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रिया अदा किया कि राजा को उनका म्यूजिक पसंद आया। ये इस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि राजा ने उनकी तारीफ की। और साइलेंट ग्रेटिट्यूड है ना, राजा के सामने कुछ ना कहते हुए उन्होंने सिर्फ अपनी खुशदिली का इजहार किया। आगे अकबर ने कहा आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, सेड अकबर। अकबर ने क्या कहा? आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दिलकश, सबसे ज्यादा अच्छी आवाज तुम्हारी है ना। राजा ने क्या कहा? आई थिंक यानी मुझे लगता है कि यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी आवाज तुम्हारी है, सेड अकबर ना। अकबर ने इस तरह से और उसकी तारीफ सुनने के बाद यहाँ पर तानसेन ने एक चीज कहा, बट आई डोंट शहंशाह। क्या कहा उसने? कि
राजा ने जो कहा ना कि आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस, तो आई थिंक का जवाब तानसेन ने कहा कि आई डोंट शहंशाह, है ना, शहंशाह मीन्स राजा, के शहंशाह मुझे नहीं लगता जैसा आप कह रहे हो। यानी वो उसकी इस बात से इनकार कर रहा है कि तानसेन की आवाज सबसे ज्यादा दिलकश है। और उसने अपनी ये बात इस्माइल के साथ कही, मुस्कुराते हुए कही, और फिर आगे मजीद कहा, देयर इज समवन हु सिंग्स फार बेटर देन आई डू, है ना। क्या कहा उसने, एक इंकिशाफ किया, एक नई बात बताई कि देयर इज समवन, कि एक कोई दूसरा शख्स है, हु सिंग्स फार बेटर देन आई डू, कि जो मुझसे बहुत बेहतर तरीके से सिंगिंग कर सकते हैं, गा सकते हैं ना। एक शख्स ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जो बहुत अच्छा गाते हैं। अब उनकी ये बात सुनकर, तानसेन की बात सुनकर एम्परर अकबर ने कहा, रियली, क्राइड द डिसबिलीविंग अकबर, है ना। डिसबिलीविंग यानी उसे यकीन नहीं आ रहा था, तो उसने यकीन ना आने की सूरत में चिल्लाकर कहा कि सच में ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने आगे कहा, एम्परर अकबर ने, देन आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माय कोर्ट। कोर्ट कहते हैं दरबार को, कि अगर सच में ऐसा है कि कोई शख्स है जो तुमसे अच्छा गा सकता है, तो उससे तो मेरे दरबार में आकर गाना चाहिए। जब बच्चों एक चीज ये ध्यान रखे, दरबार में कोई भी ऐसा मामूली शख्स जाकर अपना परफॉर्मेंस नहीं दे सकता ना, उसके लिए बहुत ज्यादा काबिल होना चाहिए। तो राजा ने जब सुना कि कोई ऐसा शख्स है, तो उसको वो चाह रहे थे कि वो उसके दरबार में आकर गाना सुनाए। कैन यू अरेंज इट, उन्होंने तानसेन से पूछा कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो, यानी क्या तुम उस शख्स को, उस आदमी को महल में, दरबार में ला सकते हो। तानसेन ने जवाब दिया, तानसेन ने कहा, तानसेन शुक हिज हेड। शुक हेड का मतलब होता है इनकार में सर को हिलाना, जैसा हम लोग कहते हैं यस। तो जब हम यस कहते हैं तो उसे कहा जाता है नॉड, एनओडी, नॉड, जब हम सर हिलाकर कहते हैं यस। और जब हम कहते हैं नो, लेकिन हम जबान से नहीं बल्कि हम सर हिलाकर कह रहे हैं नो, तो उस एक्शन को कहा जाता है शेक हेड, और यहाँ पर उसका पास्ट टेंस यूज किया हुआ है। तानसेन ने अपने सर को हिलाते हुए कहा कि नो, आई एम अफ्रेड ही विल नॉट कम सर, है ना। आई एम अफ्रेड यानी मुझे अफसोस है इस बात का कि वो यहाँ पर नहीं आएंगे, यानी वो जो शख्स है वो दरबार में गाने के लिए कभी भी नहीं आएगा। अब उस पर राजा ने कहा, व्हाट, मैं एम्परर अकबर बोल रहा हूं और मेरे हुक्म को नहीं मानेगा। इस तरह से राजा ने कहा, नॉट इवन इफ ही हियर्स दैट द एम्परर हिमसेल्फ हैज समन्ड हिम। समन्ड का मतलब होता है दरबार में हाजिर होने के लिए हुक्म देना। आजकल ये समन का वर्ड यूज होता है जब किसी को पुलिस या कोर्ट में हाजिर होने के लिए जज की तरफ से ऑर्डर दिया जाता है। तो राजा ने कहा कि क्या अगर उससे ये कहा जाए कि मैं, एम्परर अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलाया है, क्या वो जब भी नहीं आएगा? तो राजा ने, ऐसा कौन शख्स है जो मेरे बुलाने पर भी नहीं आ रहा है? तो तानसेन ने कहा, नो, नॉट इवन देन, कि वो आपका नाम बताने पर भी दरबार में नहीं आएगा। अब जब इस तरह से ये जवाब दिया तो आगे एक लाइन लिखी हुई है कि दिस रिप्लाई वुड हैव enraged एनी अदर एम्परर, है ना, कि राजा अगर हुक्म देंगे और कोई शख्स नहीं आएगा तो इस बात पर राजा को तो बहुत गुस्सा आना चाहिए। तो गुस्सा आना को यहाँ पर कहते हैं enraged। तो इस जवाब को सुनकर अगर कोई दूसरा एम्परर होता तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता। बट अकबर वॉज डिफरेंट।
अकबर वाज डिफरेंट, मीन्स अकबर वाज नॉट लाइक दैट कि जिसको गुस्सा आ जाए, है ना, वो अलग ही था। उसने क्या किया, तो वेरी वेल उस्ताद जी, सेठ अकबर स्माइलिंग इनटू तानसेन्स हाफ स्केयर्ड आईज। ना, अकबर ने क्या कहा, वेरी वेल उस्ताद जी, कि उस्ताद जी ठीक है, अगर वो शख्स नहीं आएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। और ये कहते हुए अकबर जो है वो मुस्कुरा रहे थे और साथ ही वो तानसेन की तरफ देख रहे थे। और तानसेन की हालत कैसी है, हाफ स्केयर्ड आईज। स्केयर्ड कहते हैं खौफजदा होना को, कि तानसेन जो है वो खौफजदा हो रहे थे कि राजा को इस बात पर गुस्सा ना आ जाए कि कौन ऐसा शख्स है जो मेरा हुक्म नहीं मानेगा, है ना, क्योंकि अकबर जो है वो एक बहुत बड़े राजा थे, उनकी हुकूमत बहुत बड़े इलाके पर थी और हर कोई राजा की बात सुनता था, मानता था। ऐसे में ऐसा कौन सा शख्स होगा जो उनकी बात को ना माने। और चूंकि तानसेन ने कहा था कि वो नहीं आएगा, तो अब तानसेन को डर लग रहा था कि राजा गुस्सा ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही हुआ। अकबर ने क्या कहा, अकबर ने कहा, इफ ही डजंट कम, इफ ही डजंट कम, ना, अगर वो नहीं आता है, आई शैल गो टू हिम माई सेल्फ, कि मैं खुद वहां चलकर जाऊंगा। ठीक है, देखिए अब कोई दूसरा राजा ऐसा करेगा क्या, नहीं, दूसरा जो राजा रहेगा वो तो उसे हुक्म देगा कि उसको मेरे महल में उठाकर लेकर आओ। लेकिन यहाँ पर अकबर कह रहा है कि मैं खुद उसके पास जाऊंगा। और फिर तानसेन से उन्होंने पूछा कि विल यू टेक मी देयर, विल यू टेक मी टू हिम, क्या तुम मुझे उस आदमी के पास लेकर जा सकते हो, क्या तुम मुझे ले चलोगे कि वो आदमी कौन है, कहां पर रहता है। यस सर, प्रोवाइडेड यू डू नॉट कम एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। देखिए अब यहाँ पर एक चीज और उन्होंने कही कि यस सर, सर कहते हैं यहाँ पर ये SIR से मुराद यहाँ पर कि वो राजा को मुखातिब कर रहा है, जिसे हम कहते हैं ना महाराज या बादशाह सलामत, इस तरह के वर्ड्स में यहाँ पर सर लिखा हुआ है कि जी बादशाह सलामत, जी महाराज, मैं आपको ले जा सकूंगा, लेकिन प्रोवाइडेड यू डू नॉट कम। प्रोवाइडेड यू डू नॉट कम यहाँ पर उसका मतलब होता है कि अगर आप हिंदुस्तान के राजा के तौर पर ना चले, है ना। प्रोवाइडेड यू का मतलब होता है टू चेंज समथिंग, यानी अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान के राजा हैं, इस तरह इस शक्ल में आप वहां पर नहीं जा सकते। तो फिर कैसे जाना होगा, तो राजा के जैसा ही जाएगा। तो अकबर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अकबर ने क्या कहा, आई शैल गो एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूजिक। क्या कहा, आई शैल गो एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूजिक, कि मैं एक आम म्यूजिक लवर के तौर पर उसके सामने जाऊंगा और वहां पर उसका गाना सुनूंगा। क्योंकि अकबर को गीत संगीत का बहुत शौक था, है ना। तानसेन और दूसरे जो उसकी पूरी टीम थी वो रोजाना अकबर के दरबार में म्यूजिक सुनाया करती थी, मुख्तलिफ किस्म के राग और गाने सुनाया करते थे। तो उसे गाने सुनने का बहुत शौक था। और जब तानसेन जैसे महान सिंगर ने ये कहा कि वो तो मुझसे बेहतर गाते हैं, तो अकबर को बहुत ज्यादा शौक हुआ। तो उन्होंने कह दिया कि आई शैल गो एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूजिक, है ना। हम्बल लवर ऑफ का मतलब होता है यानी बिल्कुल आम एक लवर के तौर पर मैं जाऊंगा, यानी बिल्कुल भी मैं राजा बनकर उनके सामने नहीं जाऊंगा। बच्चों ये वीडियो आप BMC एजुकेशन स्टैंडर्ड 8 उर्दू मीडियम इस चैनल पर देख रहे हैं।
ये चैप्टर चूंकि बहुत ज़्यादा लेंदी है, इसलिए हम उसे 2 पार्ट्स में 2 वीडियोस बना रहे हैं। यहाँ पर ये जो वीडियो हम देख रहे हैं ये उसका पार्ट 1 हो गया, जिसमें हमने आधी स्टोरी सुनी। आगे की स्टोरी हम पार्ट 2 में देखेंगे। बच्चों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लेसन में कोई दुश्वारी हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को देखने के साथ साथ आप दूसरों को भी शेयर कीजिए। जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइए। जो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।